कहते हैं वालिदैन कभी मरते नहीं, वो हमारी सूरत में, दुनिया में, ज़िंदगी में मौजूद रहते हैं। हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट जो कि डीएनए है, हमें हमारे वालिदैन से मिला है। वो डीएनए हम में किस तरह ढला, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रहिए मेरे साथ। मैं हूँ डॉक्टर आसिम और हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन की। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और जनाब अली, हमने लास्ट लेक्चर में जेनेटिक्स की बात की थी, जेनेटिक कोड की, और हमने देखा था किस तरीके से जो जेनेटिसिस्ट है उन्होंने ये गुत्थी सुलझाई कि जब डीएनए ने प्रोटीन बनानी होती है, यानी अमीनो एसिड कोड करने होते हैं, तो वो जो कोड्स होते हैं जिनको हमने कोडॉन का नाम दिया और जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर थे वो किस फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स हमारी मुराद क्या होती है, और वो सारी चीज़ें हमने जो है उसमें की थी और समझी थी। आज हम इसी को एक स्टेप आगे लेके चलेंगे और आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम नाम देते हैं किसका, शाबाश, जिसको हम नाम देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का आम ज़बान में, और टेक्निकली हम उसको नाम देते हैं जीन एक्सप्रेशन का। तो अब हमारे जहन में एक बात समझ में आती है और वो ये है कि जब हमने ये देख लिया कि डीएनए सेल को कंट्रोल करता है, तो अगला सवाल, जो ऑब्वियस सवाल जहन में आता है, वो ये आता है कि डीएनए सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कैसे करता है। तो आप याद कर लीजिए, डीएनए सेल की एक्टिविटीज़ को हमेशा कंट्रोल करता है प्रोटीन बना के, और डीएनए खुद न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, और प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो राइबोसोम्स हैं और वो साइटोप्लाज्म में बैठे हुए हैं। अब ये किस तरीके से सारी तालमेल इनकी आपस में बनेगी और किस तरीके से सारे मिल के काम करेंगे और इस टारगेट को अचीव करेंगे, इस चीज़ को हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो समझना है। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है हाउ जीन्स वर्क, यानी जीन्स काम कैसे करती हैं, और हमने देखना है किसको, हमने देखना है जीन एक्सप्रेशन को। अब जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो जीन होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपना इजहार करती है और कोई प्रोडक्ट बना लेती है। ठीक है, बहुत आसान, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है, बहुत आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आइए इसको देखते हैं। अब वेन एवर डीएनए या जीन एक्सप्रेस इट सेल्फ टू फॉर्म प्रोटीन्स, वी कॉल्ड इट जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए कि डीएनए जब भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो प्रोटीन बनाता है। इसीलिए हमने बात की सेल वाले, जब हम लेक्चर्स कर रहे थे और जब मैंने आपके साथ पूरा सेल डिस्कस किया है, तो मैं जब आपको राइबोसोम्स के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम हमारी बॉडी के, हमारे सेल के सबसे वाइटल सेल ऑर्गेनेल्स है। इसलिए याद है मैंने आप वहाँ जुमला क्या कहा था आपको, जिसने सेल वाले लेक्चर नहीं देखे काइंडली जाके वो लेक्चर देखे और उसमें न्यूक्लियस को, राइबोसोम को पढ़े, ताकि उसको ये बात समझ आए। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं राइबोसोम के, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम वहाँ भी होते हैं, क्योंकि राइबोसोम के बगैर सेल की सर्वाइवल नहीं। अच्छा, अब जब हम देखते हैं तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर जीन प्रोटीन बनाएगी, ये बेसिकली 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। ये एक स्टेप पे कंप्लीट हो नहीं सकता, 2 स्टेप होंगे। कौन कौन 2 स्टेप होंगे इस प्रोसेस को? कॉमनली हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब समझ लीजिएगा, बहुत आसान प्रोसेस है, आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे। अब याद रहे कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और ये 2 हिस्सों में कंप्लीट होगा, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें से जो पहला हिस्सा है वो है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हिस्सा है ट्रांसलेशन। अच्छा, मैंने इतने सालों की टीचिंग में एक बात देखी, बच्चे जो होते हैं वो नाम पे गौर नहीं करते। देखें प्लीज़, नाम पे गौर करें। देखें पहला नाम क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप ट्रांसक्रिप्ट बनाते हो। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, आपको पता है? तो इस वीडियो को यहाँ पर 1 सेकंड के लिए पॉज करो, अभी जाओ गूगल पे जाके सर्च करो कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्ट, ताकि आपको समझ आए ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है। देखें ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ओरिजिनल जुमला लिखा, एक ओरिजिनल सेंटेंस मैंने लिखा, आई लव माई कंट्री। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको कहा कि यार इसको कॉपी करें। आप जब इसको कॉपी करने लगे तो आपने मेमोराइज कर लिया, आपने कहा यार ये तो कोई मसला ही नहीं, आई लव माई कंट्री, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। आपने कहा ये तो मैं नोट किए बगैर भी इसको ट्रांसलेट कर किसी को बता सकता हूँ। तो आपने जब अपना वर्जन दिया तो आपने वहाँ पे लिखा, या आपने कहा कि यार सर कह रहे थे आई लव माई होमलैंड। अभी आपको बात समझ आ रही है? वर्ड आपने चेंज कर दिया, मगर क्या माने चेंज हुए? नहीं हुए। कंट्री का मतलब भी वतन, मुल्क, होमलैंड का मतलब भी वतन, मुल्क। मैसेज में फ़र्क नहीं आया, अल्फाज में फ़र्क आ गया। तो अगर मैं इसको ओरिजिनल मान रहा हूँ तो ये इसका ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा। अभी आपको बात समझ आई? तो ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है,
मीनिंग सेम रहती है। अब इसको ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहा जाता है, ये हम जब मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो आपको इमीडिएटली बात समझ आ जाएगी कि इसको ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहा गया है। ठीक है, तो एक प्रोसेस जिसके अंदर जो कोडेड मैसेज है डीएनए का जो कि जीन के पास है उसको हम कॉपी करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, अब देखें ट्रांसलेशन, दूसरा वर्ड क्या है, सेकंड वर्ड इज ट्रांसलेशन। देखें कितना आसान है। ट्रांसलेट का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है तर्जुमा करना। तो अब ये मैसेज कोडेड मैसेज है, हमने देखा था डीएनए के पास, जीन के पास अमाइनो एसिड्स के कोड थे न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अब वो कोडेड मैसेज है। अब वो कोडेड मैसेज जब पहुंचेगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम उसको डीकोड करेंगे और उसको डीकोड करके उससे प्रोटीन बनाएंगे, यानी उसको ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके उससे प्रोटीन बना लेंगे। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए की मदद से इस कोड को डीकोड करके प्रोटीन बना लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। इतना आसान है, बिल्कुल ईजी है, बहुत जल्दी से आप समझ जाएंगे। तो मैं पहले आपसे बात करूँगा ट्रांसक्रिप्शन की, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा ट्रांसलेशन की। और इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसमें मैं आपके साथ एक एनिमेशन शेयर करूँगा। आप वो एनिमेशन देखेंगे, ये प्रोसेस सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसका कॉन्सेप्ट बना लीजिए, ये आगे भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रांसक्रिप्शन की। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन की जो बेसिक थीम है वो मैंने आपको सारी समझा दी है। अब मैं आपके सामने डायग्राम बनाते जाता हूँ और अब आप समझते जाएंगे कि सारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहली जो बात हमें ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात वो ये ध्यान में रखनी है कि हमारे पास ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और आप याद कर लीजिए कि इस डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारी जीन है वो कहीं पर भी हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल ये जाता है ध्यान में कि एक डीएनए जिसके अंदर इतने सारे जीन हैं, उन इतने सारे जीन में से हम अपनी डिज़ायर्ड जीन को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल ध्यान में आता है। तो आप याद कर लीजिए कि हर सेल के पास हर जीन के लिए स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं, स्पेसिफिक जो है वो मार्कर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ठीक है, अब वो मार्कर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो जाके जहाँ पर जीन मौजूद होती है उसके स्टार्ट पे अपने आप वो जाके अटैच कर लेते हैं और ये इस बात की इंडिकेशन होती है, ये मार्कर है और ये मार्क कर रहा है कि यहाँ से आपकी जो डिज़ायर्ड जीन है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, जिस जगह पर ये डिज़ायर्ड जीन मौजूद होती है यहाँ पर आपका एक बहुत ही मार्वलस एंजाइम है, वो आता है और वो अपना काम करता है। उसको हम नाम देते हैं डीएनए हेलिकेज का। ठीक है, डीएनए हेलिकेज क्या करता है, जिस जगह डिज़ायर्ड जीन मौजूद है सिर्फ उस जगह से डीएनए को अनवाइंड कर देता है। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ये डीएनए बनाऊं तो ये डीएनए अब इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अभी आपको बात समझ आई। तो यहाँ पर मार्कर मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ था इस जगह पर, और जिस जगह पे मार्कर मॉलिक्यूल आके अटैच हुआ था वहाँ से डीएनए हेलिकेज ने इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को अनवाइंड कर दिया। ठीक है, अब हमें चूंकि चीज़ सिर्फ समझनी है तो मैं बहुत बड़ा कोई सेगमेंट नहीं बनाऊंगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट बना लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पोर्शन को यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, देखें इस तरह से यहाँ पर ऐसे होगा, ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर लिया। अब मैं यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड बेसिस बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हमें तो सिर्फ चीज़ समझनी है तो हम जल्दी से उसको समझ लेंगे, मेरे ख्याल बहुत है। अब इसके सामने आपको पता है सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, यहाँ पर थायमिन होगी, यहाँ पर साइटोसिन होगी, यहाँ पर गुआनिन होगी, यहाँ पर थायमिन होगी, यहाँ पर एडेनिन होगी और यहाँ पर भी एडेनिन होगी। हमें पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता चला सकते हैं। ठीक है, शाबाश। अच्छा अब देखिए, अब ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारी स्ट्रैंड 1 है और ये हमारी स्ट्रैंड 2 है। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताऊंगा आपने बहुत ध्यान से समझनी। अब होगा क्या, अब एक एंजाइम हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें आरएनए बनाना है, डीएनए नहीं बनाना। तो अब जो एंजाइम हमारे पास आएगा डीएनए हेलिकेज के बाद हमारे पास एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आएगा और यहाँ पर कोड को पढ़ता जाएगा और मैसेंजर आरएनए बनाता जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस स्ट्रैंड 1 के ऊपर जो है वो ये कोड बना रहा हूँ। यानी वो आएगा, यहाँ पर उसने देखा ए है, अब आपको याद है आरएनए में थायमिन नहीं होती, यूरेसिल होती। तो यहाँ पर ये लाके अटैच कर लेगा यू, जी के साथ ये आके अटैच करेगा सी, क्योंकि साइटोसिन उसमें होती है, सी के साथ ये आके अटैच करेगा जी,
क्योंकि गुआनिन उसमें होती है। ए के साथ फिर क्या आ जाएगा जनाब, ए के साथ आ जाएगा यू, टी के साथ क्या आ जाएगा, टी के साथ आ जाएगा ए, टी के साथ क्या आ जाएगा ए, ठीक है। और इस तरह ये स्ट्रैंड यहाँ बनता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये स्ट्रैंड बनता जाएगा वैसे वैसे हमारा मैसेंजर आरएनए शेप अप होता जाएगा और उसकी शक्ल जो है वो बनती चली जाएगी, ठीक है। और ये सारा काम कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, डीएनए की जिस स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात याद कर लीजिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और याद कर लीजिए टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम, ये बहुत मज़े की बात मैं आपको बताने लगा हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम जो है वो एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑन विच डीएनए मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड। अब देखिए बहुत मजे की बात हमें समझनी है, और ये बात मैं बच्चों को जब बताता हूँ तो वो बड़ा हैरान होते हैं। देखिए मेरी बात सुने, हमें ये देखना है कि हम कोड कॉपी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, डायग्राम को देखिए कि हम स्ट्रैंड 1 का कोड कॉपी कर रहे हैं या 2 का कॉपी कर रहे हैं। देखें, ध्यान से देखें, यू टी को रिप्लेस कर रहा है, तो देखिए ये रहा यू, सी देखिए ये रहा सी, जी देखिए ये रहा जी, टी फिर उसके यहाँ यू आ गया, ए देखिए ये रहा ए देखिए ये रहा ए। तो पता ही चला कि जिस स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए बनता है, बेसिकली जो जीन होती है, जो कोड होता है, वो उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड में होता है, सामने वाले स्ट्रैंड में होता है। इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो सेंस स्ट्रैंड क्या होती है, इट इज ऑपोजिट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात आप लोगों को समझ आ गई है ना, तो बहुत ही कमाल की बात है। तो जिस स्ट्रैंड पे हम मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं, कोड उधर नहीं है, कोड उसके सामने वाले स्ट्रैंड में। इसका मतलब देखें क्या हुआ, ये भी एक कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अलग जीन होगी और फिर ये एक अलग जीन होगी। अगर मैसेंजर आरएनए इस स्ट्रैंड बनेगा तो जो कोड होगा वो इस वाली स्ट्रैंड के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात आपको, बहुत ही कमाल की बात है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए जनाब यहाँ से डिटैच होगा और डिटैच होकर बाहर निकल आएगा। लीजिए इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ये लीजिए, ये मैंने इसको बाहर निकल लिया। अच्छा, याद रहे मैसेंजर आरएनए काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बहुत छोटा सा मैसेंजर आरएनए बनाया है, क्योंकि हमें सिर्फ बात समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आपको बात समझ आएगी कि इसको ट्रांसक्रिप्ट क्यों कह रहे हैं। देखें कोड कॉपी हुआ, UCG, देखें TCG UCG हो गया। मैसेज में फ़र्क नहीं आया, वर्डिंग में फ़र्क आ गया। इस तरीके से TAA UAA हो गया, तो T रिप्लेस हो गया U से। वो जो हमने शुरू में बात की थी कि ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। अच्छा, अब याद रहे, जो मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट डीएनए से बनते हैं वो इमेच्योर मैसेंजर आरएनए होते हैं, फिर उनमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनते हैं। और मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनने के बाद वो चले जाते हैं न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये जितनी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई, चूँकि मैंने डिस्कस कर ली है तो आप इसको पढ़ लेंगे, तो हमें उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा, एक और सवाल ध्यान में आता है कि जब ये मैसेंजर आरएनए बन के बाहर निकल जाएगा तो डीएनए की स्ट्रैंड का क्या होगा। डीएनए की स्ट्रैंड को कुछ भी नहीं होगा, डीएनए की स्ट्रैंड वापस जो है वो कॉइल अप हो जाएगी और तैयार हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसेस को चलाने के लिए। इतना आसान था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, हम आप लोग टेंशन ले रहे थे। तो ये ट्रांसक्रिप्शन हो गई। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ट्रांसलेशन की, और अल्लाह खैर सल्ला। तो आइए ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। और ट्रांसलेशन जैसे मैंने आपको पहले समझाया, आपको नाम से पता लग रहा है, तर्जुमा करना। अब हमने देखा कि मैसेंजर आरएनए बन चुका है, इमेच्योर से मैच्योर हो चुका है, न्यूक्लियर पोर से होकर साइटोप्लाज्म में आ चुका है। अब जब वो साइटोप्लाज्म में आ गया तो साइटोप्लाज्म में उसने आके क्या करना है, वो भाई बादशाह सलामत का मैसेज लेके आया, उसने काम करवाना है। और वो काम कैसे करवाएगा, आइए ज़रा देखते हैं, समझते हैं। देखिए होगा ये कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सेल ऑर्गेनेल मौजूद है। और मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि इसके साइज़ से कभी इसको अंडर एस्टिमेट ना किया करें। चले मैं थोड़ा नीचे करके बना लेता हूँ ताकि हमें समझ में सही बात आए। और उस सेल ऑर्गेनेल को आप और मैं नाम देते हैं जनाब राइबोसोम का। अब आपको पता है राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, हमने सेल वाले चैप्टर में बात की थी। फिर बता रहा हूँ, जिसने सेल वाले लेक्चर नहीं सुने जाके सेल वाले लेक्चर सुने। सेल समझ नहीं आएगा तो बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हमारा जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है,
ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, और याद रहे स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, राइट। ये मैंने उसमें बात की थी आपसे। और ये जनाब हमारा जो मैसेंजर आरएनए है बेचारा, वो यहाँ आके इसके दरमियान में आके बैठ गया। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारा बिल्कुल सही हो जाए। हाँ, बेहतर हो गया। और ये कोड हमने कॉपी करके रखे हुए जो हमारा मैसेंजर आरएनए बना था, UGC एंड UAA, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए यहाँ आता है, राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट है वो भी इसके साथ आके अटैच हो जाता है और मैसेंजर आरएनए उसके अंदर पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम के साथ आके अटैच हुआ। अब राइबोसोम कॉल करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत ही मार्वलस आरएनए की टाइप मौजूद है जिसको आप और मैं नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए की शेप कैसे होती है आपने देखिए, देखें ट्रांसफर आरएनए की शेप ऐसे होती है। ये जब आप इसके मॉलिक्यूलर डिटेल के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़ा सा निक्ट या थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से मैं क्यों बना रहा हूँ। तो यह भी हमारे लेवल से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो साइड होती है, यहाँ से इस जगह से अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये हमारे ट्रांसफ़र आरएनए की बॉडी है। और इस बॉडी का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जिस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम नाम देते हैं एंटीकोडॉन का। किसका नाम देते हैं, एंटीकोडॉन का। और याद रहे हर कोडॉन के लिए ट्रांसफ़र आरएनए के पास एंटीकोडॉन मौजूद होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ही आके अटैच हुआ ना तो राइबोसोम ट्रांसफ़र आरएनए को बुलाएगा, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और ट्रांसफ़र आरएनए आके इस कोड से अपना एंटीकोडॉन मैच करेगा, इस कोड से अपना एंटीकोडॉन मैच करेगा। और एंटीकोडॉन कैसे मैच करेगा, यहाँ पर ए है तो इधर यू आ जाएगा। याद रहे ट्रांसफ़र आरएनए है, याद है ना आप लोगों को, आरएनए के बाद थायमिन नहीं होती। फिर ए है तो इधर यू आ जाएगा और यू है तो इसी जगह पे ए आ जाएगा। ये रहा जनाब यारी आपका ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए के पास ये मौजूद है अमाइनो एसिड, ये अपना अमाइनो एसिड यहाँ पर इसको देगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, मैंने आपको समझाया जितने कोडॉन उतने ट्रांसफ़र आरएनए। फिर ये आएगा जनाब इधर, फिर यू है तो इसके साथ ए, जी है तो उसके साथ सी और सी है तो उसके साथ जी। ये जैसे ही इसके साथ मैच होगा ये फिर यहाँ पर आएगा अपना अमाइनो एसिड यहाँ देगा और इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब मैंने चूँकि आप लोगों को समझाने के लिए ये एक बहुत छोटी सी चेन बनाई थी, इसलिए इसमें दो ही मैंने जो है वो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट बनाए थे। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन में 141 है तो वो एक के बाद एक ट्रांसफ़र आरएनए आते जाएंगे और 141 या 146 अल्फा या बीटा चेन के हिसाब से अमाइनो एसिड अटैच करते चले जाएंगे। जब ये चेन पूरी हो जाएगी और आपको पता ना स्टॉप और स्टार्ट कोडॉन होते हैं, हमारे पास जो 64 कोडॉन बने थे उनमें से AUG हमारा स्टार्ट कोडॉन है और GAA, GUA एंड UAG, ये तीन हमारे स्टॉप कोडॉन हैं। मैं शायद इनमें से ये कुछ मिस कर रहा हूँ, बहरहाल वो आप देख लीजिए। तो अब प्रोटीन बनना शुरू होगी स्टार्ट कोडॉन से और एंड होगी स्टॉप कोडॉन पे। तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आएगा वैसे ही ट्रांसफ़र आरएनए को पता लग जाएगा प्रोटीन चेन कंप्लीट हो गई। वो क्या करेंगे, वो अपना चला जाएंगे। अब जब ये ट्रांसफ़र आरएनए अपना अमाइनो एसिड देके यहाँ से चले गए तो ये फिर साइटोप्लाज्म में जाएंगे और फिर साइटोप्लाज्म में जाके अपने अमाइनो एसिड को रीएक्वायर कर लेंगे, वापस हासिल कर लेंगे। और वो अमाइनो एसिड आपको कहाँ से मिला होगा, आपने जो खाना खाया होगा उससे। अगर आप अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपको अमाइनो एसिड जो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोटीन चेन बन गई है ये राइबोसोम से निकल जाएगी, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी और ये सेल में जाके वो काम करवाएगी जो काम सेल या डीएनए से करवाना चाहता था। ठीक है बेटा, आपको बात समझ आ गई। अब ये जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो इतना आसान था जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस, जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम जब आप और मैं मिलेंगे तो हम बात करेंगे जेनेटिक्स के किसी और टॉपिक की। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जेनेटिक्स को ध्यान से पढ़ते जाइए। कोई डिफ़िकल्टी हो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए, आपको पता है मैं खुद आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे चैनल को आप बहुत लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, लोगों को बताते जाइए और इस मैसेज को आगे से आगे फैलाते जाइए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम जेनेटिक्स के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज़।